हेलो फ्रेंड्स। आज उत्तर प्रदेश बजट का पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर चुका हूं। तो पार्ट 2 आज उत्तर प्रदेश बजट का पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहले पार्ट में मैंने एक चीज़ जो गलती हो गई है उसे मैं यहाँ पे सुधार कर रहा हूँ। मैंने बताया था पहले पार्ट में कि उत्तर प्रदेश का बजट 20 फरवरी 2024 वहाँ गलती से हो गया है, तो 20 फरवरी 2025 को ये पेश किया गया था। एक बार मैं क्विक रिवीजन करा दे रहा हूँ उत्तर प्रदेश बजट का, जो पहले पार्ट में मतलब हम लोग डिस्कस किए थे, यहाँ तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। फिर भी एक बार 3 से 4 मिनट लगेगा, मैं उसका रिवीजन करा दे रहा हूँ क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश की बजट की बात करेंगे तो ये 20 फरवरी 2025 को पेश हुआ था। किसके द्वारा पेश हुआ था? तो फाइनेंस मिनिस्टर थे सुरेश खन्ना। तो 20 फरवरी 2025 को सुरेश खन्ना द्वारा ये बजट पेश किया गया। बजट का आकार कितना था? तो 8,08,736.6 करोड़ रुपए था बजट का आकार। ये प्रीवियस ईयर से कितना अधिक था? तो 9.8% अधिक था। आप लोग जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तो उसे रिकॉल करते चलिए। पूंजीगत व्यय कितना था? तो 20.2% था। राजकोषीय घाटा, जिसे मैंने बोला था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो राजकोषीय घाटा 3% से थोड़ा सा कम था, यानी राजकोषीय घाटा की बात करेंगे तो 2.97% था। ये ज्यादा फिगर इंपॉर्टेंट है और ये याद रखना है कितना बजट और ये चीज कितना अधिक था। बजट के आवंटन की हम बात करेंगे तो बुनियादी व शहरी विकास के लिए 22% हुआ था, शिक्षा के लिए 13%, कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के लिए 11%, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 6% का, संसाधन और अन्य सामाजिक जो सुरक्षा कार्यक्रम है उसके लिए 4%। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, आप लोग बताइए। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 93,514 रुपए थी, जो इसका बेस ईयर क्या माना गया था? 2017। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 93,514 है। अब योगदान की दृष्टि से हमने देखा था कि जो उत्तर प्रदेश में कौन सा सेक्टर कितना योगदान करता है, तो उसमें जो है थर्ड सेक्टर जो है सेवा क्षेत्र पहले पे था, विनिर्माण क्षेत्र सेकेंड प्लेस पे और कृषि तीसरे पे थी। लेकिन हमने बात की थी कि अगर रोजगार की दृष्टि से देखा जाए, रोजगार प्रोवाइड करने के मामले में, तो आज भी कृषि उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पे है। ये चीज ध्यान देना है। फिर बजट की कुछ मतलब जो है इम्पोर्टेंट जो योजनाएं थे हम लोग पढ़े थे, जैसे बुनियादी ढांचा वाले में एक खरीद सड़क और संरचना वाला था, उसके लिए 800 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई थी। शहरी जल प्रबंधन जो था, जल निकासी जल प्रबंधन वाला, उसके लिए 1,000 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी। और राज्य स्मार्ट सिटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी। और हमने बताया था कि जो सरदार पटेल जनजातीय मतलब जनपदीय आर्थिक क्षेत्र इकोनॉमिक जो वो डेवलप किया जा रहा है, वो किस मॉडल पे है? ट्रिपल पी मॉडल पे है। और ये हर जिले में 100 एकड़ में, याद रखना है कि सरदार पटेल जनपदीय आर्थिक क्षेत्र हर जिले में विकसित किया जा रहा है। संत कबीर के नाम पे क्या था? तो 10 ग्रामोद्योग थे। संत रविदास के नाम पे 2 चर्मो उद्योग थे। माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पे क्या था? श्रमजीवी महिलाओं के लिए छात्रावास। और एक स्कूटी योजना थी रानी लक्ष्मीबाई, तो उसके लिए 400 करोड़ रुपए, और ये मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी प्रोवाइड कराने के लिए। हमने एक एक्सप्रेसवे पढ़ा था, 4 एक्सप्रेसवे थे, जैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, तो इनमें विंध्य एक्सप्रेसवे, तो इनमें मैंने बताया था कि 2 एक्सप्रेसवे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गंगा एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई 594 किलोमीटर, ये यूपी का पहला है सबसे लंबा और पूरे भारत का दूसरा है। गंगा एक्सप्रेसवे में कौन कौन से जिले शामिल हैं? प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि यहाँ पे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना बनाई जा रही है। इतना चीज हम लोग डिस्कस किए थे, और भी बहुत सी चीजें थी, इतना हम रिवाइज करा दिए हैं। अब आज बात करते हैं आगे की, यहाँ से हम शुरू करते हैं। देश में जो विकास दर में जो वृद्धि हो रही है पूरे देश में, उसमें यूपी अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है, क्योंकि सेकेंड प्लेस पे है महाराष्ट्र के बाद। और उत्तर प्रदेश की वर्तमान में जो विकास दर है, ग्रोथ रेट, वो 11.6% है।
और राष्ट्रीय स्तर पर 9.6% से भी अधिक है। तो उत्तर प्रदेश की विकास दर देश की विकास दर से अधिक है। उत्तर प्रदेश की विकास दर 11.6% के साथ देश की विकास दर 9.6% से अधिक है, ये ध्यान रखना है। 8 वर्षों में सौर उत्पादन में कितना की वृद्धि हुई है? 10 गुना की वृद्धि हुई है। इस समय सोलर जो एनर्जी है उस पर काफी फोकस किया जा रहा है, तो सोलर एनर्जी पे 10 गुना की वृद्धि हुई है। पहले 2017 में इतना था और वर्तमान में इतना। जो भी चीजें आप देखेंगे तो उसका बेस ईयर लगभग 2017 माना जाएगा, क्योंकि 2017 में गवर्नमेंट चेंज हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट किसी भी एग्जाम के लिए, अंतर्देशीय जल परिवहन का नया क्षेत्रीय कार्यालय। अंतर्देशीय जल परिवहन का एक नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है, जो कि 6वें नंबर का है, 6th नंबर का है ये, और ये वाराणसी में खोला गया है, पीएम के संसदीय क्षेत्र में। ये नेशनल वाटर मार्ग 1 जो है वाराणसी से हल्दिया, जो कि गंगा जी के बीच में विकसित किया गया है। तो गंगा तटीय जो क्षेत्र हैं उनका विकास और प्रबंधन करना इसका उद्देश्य है। अंतर्देशीय जल परिवहन का क्षेत्रीय कार्यालय जो है नया वाराणसी में खोला गया है। इससे पहले जो 5 थे उन्हें देख लीजिए, एक गुवाहाटी, पटना, कोच्चि, भुवनेश्वर और कोलकाता में था। धनौरी वेटलैंड की बात करें तो धनौरी वेटलैंड अभी चर्चा में है। ये किस लिए चर्चा में है? तो एनजीटी द्वारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से इसके विषय में एक रिपोर्ट मांगी गई है। तो गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट के पास ये है धनौरी वेटलैंड, और फिलहाल ये चर्चा में है। एनजीटी चर्चा में है, तो एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? ये 2010 में हुई थी। एनजीटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं एक हिंट दे देता हूँ, श्रीवास्तव जी हैं। पूरा नाम आप लोग बताइएगा। वेटलैंड की बात करेंगे तो 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। वेटलैंड पे पहला कन्वेंशन कब हुआ था? पहली मीटिंग कब हुई थी और कहाँ पे? तो पहली मीटिंग जो है ये ईरान के रामसर में हुई थी। ईरान के रामसर में 1971 में ये हुआ था। वर्तमान में भारत में कितने वेटलैंड हैं? तो 91 साइट है वेटलैंड की। 89 थी जो रिसेंटली जो है 91 हो गई है। और ये जो राजस्थान की है, जो लास्ट में 2 जुड़ी हैं, ये दोनों राजस्थान की हैं। इन दोनों का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अध्यक्ष का पूरा नाम। उत्तर प्रदेश में पर्यटन स्थल की बात करेंगे तो पर्यटन स्थल के मामले में इस बार राम मंदिर टॉप पे रहा है। आगरा सेकेंड, देन मथुरा और वाराणसी। हमेशा आगरा पहले स्थान पे रहता था, लेकिन इस बार राम मंदिर पहले स्थान पे थे, जहाँ की सर्वाधिक पर्यटक जो है विजिट किए थे। धार्मिक पर्यटन में 70% की वृद्धि हुई है। और जनवरी से सितंबर के बीच में कुल 476.1 मिलियन। रीजन भी था पर्यटन स्थल, उसी दौरान जो है राम मंदिर बना, फिर बीच में जो है महाकुंभ हो गया, तो देश विदेश से पर्यटक आए और राम मंदिर काफी चर्चा में रहा, मतलब वैश्विक स्तर पे, इसलिए जो है टॉप पे ट्रेंड कर रहा था। देश का, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट ये कहाँ पे है? लखीमपुर जिला, ये कुंभी में, लखीमपुर जिले के कुंभी में देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट खोला गया है। और ये किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है? तो बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के द्वारा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बजट कितना था? 2750। तो देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के कुंभी में खोला जा रहा है। विकसित किसके द्वारा किया जा रहा है? तो बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया जा रहा है। बजट 2750 करोड़ रुपए का है। ये चीज आप देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलीलैक्टिक एसिड है, ये पर्यावरण अनुकूलन उत्पाद बनाने में सहायक। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण प्रारंभ हो गया है। तो रक्षा गलियारा परियोजना चल रही है, जो कि देश में ही आयुध बनाने के लिए या आत्मनिर्भर होने के लिए ये रक्षा गलियारा परियोजना स्टार्ट की गई है। इसके तहत उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा गलियारा, मतलब जो कॉरिडोर है, वो विकसित किया जा रहा है। तो लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण प्रारंभ हो गया है। राम मंदिर परियोजना की बात करेंगे तो राम मंदिर परियोजना को एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अवार्ड का नाम है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड,
और ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा। ये चीज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एल&टी को गोल्डन ट्रॉफी मिला है। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड राम मंदिर परियोजना को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। देश का पहला, ये भी देश का पहला है, मशीन निर्माण केंद्र, तो यूपी के कानपुर देहात में, यूपी के कानपुर देहात में देश का पहला मशीन निर्माण केंद्र खोला गया है। उत्तर प्रदेश लखनऊ में, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ मतलब राजधानी में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जा रही है। मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे खोला जा रहा है, लखनऊ में, और ये 10 अन्य टेक्सटाइल पार्क हैं। ध्यान रखना, ये मेगा है और ये अन्य टेक्सटाइल पार्क है। तो इसमें 10 अन्य जिले शामिल हैं, हापुड़, मऊ, कानपुर, हरदोई, संत कबीर नगर, गाजियाबाद, मेरठ, भदोही, गोरखपुर। गोरखपुर इसमें शामिल है, ये ध्यान रखना क्योंकि सीएम का भी संसदीय क्षेत्र है। बाकी आप इसको देख लीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेगा टेक्सटाइल पार्क लखनऊ में। रडार फैक्ट्री, ये वेल द्वारा निर्माण किया जा रहा है बिजमई गांव में। ये इंपॉर्टेंट है। रडार फैक्ट्री कहाँ पे मतलब विकसित की जा रही है, तो बिजमई गांव में। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे गांव स्थित है बिजमई गांव, और वेल द्वारा रडार फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है। 400 करोड़ का बजट है। वाराणसी में डॉल्फिन सफारी। अब यहाँ पे ये बताना है आप लोगों की, डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन को जलीय जीव कब घोषित किया गया था, किस ईयर में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था। अभी हाल ही में डॉल्फिन गणना हुई है, उसमें पहले टॉप पे कौन सा स्टेट है, सेकंड पे बिहार और थर्ड पे जो है पश्चिम बंगाल था। पहले पे कौन है और राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था डॉल्फिन को, ये चीज आप लोग बताइए। वाराणसी में डॉल्फिन सफारी, ये कहाँ है, कैथी से ढकवा गांव के बीच में ये विकसित की जा रही है। यहाँ डॉल्फिन की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी की 3 हेरिटेज इमारतें होटल के रूप में विकसित की जा रही हैं। तो यूपी की 3 हेरिटेज इमारतें होटल के रूप में डेवलप की जा रही हैं। उन इमारतों को देख लीजिए कौन कौन सी इमारतें हैं। लखनऊ की रोशन उद्दौला, लखनऊ की छतर मंजिल, मिर्जापुर का चुनार का किला। इनको जो है ये 3 हेरिटेज इमारतें हैं जिनको होटल के रूप में विकसित किया गया है। ये हेरिटेज जो इमारतें होती हैं इनको संरक्षण इसलिए प्रदान किया जाता है क्योंकि ये हिस्टोरिकल पार्ट हमारे मतलब हिस्ट्री से जुड़ी होती हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करके रखी जाती हैं कि उनको अपने इतिहास के बारे में बताया जा सके। माँ की रसोई पहल, ये सीएम द्वारा शुरुआत इसकी हुई है। 9 रुपए में खाना मिलता है, किसमें, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भोजन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। तनुष्का सिंह, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये लखनऊ की हैं और जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला बनी है। तो क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में भारतीय वायुसेना जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से कौन शामिल हुआ है, तो तनुष्का सिंह। तनुष्का सिंह लखनऊ की। एक यूपी गवर्नमेंट द्वारा क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण डेवलप किया जा रहा है जिसका उद्देश्य धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व के को संरक्षित करना, उसको बढ़ावा देना है। इसमें कुल 7 जिले शामिल हैं। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में 7 जिले शामिल हैं जो वाराणसी से प्रयागराज को मिलाकर बनाया जा रहा है। अन्य 5 जिले कौन कौन से हैं, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा विकसित किया जा रहा है जिसमें कुल 7 जिले शामिल हैं। ये वाराणसी से प्रयागराज तक है और अन्य 5 जिले इसमें सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर शामिल हैं। आईआईटी कानपुर, ये क्या, इसके द्वारा क्या काम किया गया है, तो सोलर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की गई है। बस इतना याद रखना है कि हाल ही में सोलर निर्जलीकरण तकनीकी किसके द्वारा डेवलप की गई है, तो आईआईटी कानपुर के द्वारा डेवलप की गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ये कई एग्जाम में पूछ लिया है। राइज ऐप के बारे में, इसका फुल फॉर्म भी पूछा है कि हाल ही में चर्चा में रहा राइज ऐप का पूरा नाम क्या है, तो रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट। तो ये याद रखना है, ये चीजें याद रख, रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट। उद्देश्य क्या है इसका, टीकाकरण प्रोग्राम को अधिक प्रभावी बनाना, और यह एक डिजिटल प्रशिक्षण निगरानी प्लेटफॉर्म है जो कि रियल टाइम अपडेट बताता है। राइज ऐप किससे जुड़ा है, टीकाकरण प्रोग्राम से।
इतना जरूर याद रखिए। राइज ऐप उत्तर प्रदेश टीकाकरण प्रोग्राम से जुड़ा है और राइज ऐप का फुल फॉर्म, ये चीज याद रखनी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा देश की पहली विधानसभा हो गई है जो कि अनुवादक से लैस, मतलब जहाँ पे अनुवादक प्रोवाइड किए गए हैं अन्य भाषाओं में। उद्देश्य क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा व उनमें एकता का भाव पैदा करना। कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया है अभी? अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली और अंग्रेजी। अंग्रेजी को ध्यान रखना है, अंग्रेजी भी शामिल है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 5 भाषाएं शामिल की गई हैं जिनमें अनुवादक स्टार्ट किया गया, अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली, अंग्रेजी। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा अनुवादक से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी है। और उद्देश्य देख रहे हैं आप इसमें, और इसमें कौन कौन सी शामिल हैं भाषाएं, तो अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली, अंग्रेजी। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन। सबसे पहले अपशिष्ट प्रबंधन क्या होता है? तो जो भी कचरा निकलता है, जो भी मतलब वेस्टेज निकलते हैं, उसका मैनेजमेंट की कैसे किया जाए, उसको कैसे रिसाइकिल किया जाए, उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह अध्ययन केंद्र डेवलप किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। अभी गोरखपुर फिर से, मतलब अभी हमने बताया था कि जो गोरखपुर है वो सीएम का संसदीय क्षेत्र है। हमने यहाँ भी गोरखपुर के देखा था कि गोरखपुर शामिल था, जो 10 जिले थे उसमें शामिल था गोरखपुर, जहाँ मेगा टेक्सटाइल पार्क डेवलप किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश का किन किन मामलों में शीर्ष स्थान है? दुग्ध उत्पादन, कुल खाद्यान्न, सब्जी, गेहूं, आलू, आंवला, आम, गन्ना, चीनी, एथेनॉल और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो फिलहाल मतलब जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है और जो थोड़ा चर्चा में रहता है उसको देख लिए हम कि उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन पे टॉप पे है, कुल खाद्यान्न पे है, सब्जी में है, गेहूं में, वर्तमान में चावल में भी उत्तर प्रदेश टॉप पे है। चावल में उत्तर प्रदेश टॉप पे है इस समय वर्तमान में। और पश्चिम बंगाल 3rd नंबर पे चला गया है। सेकेंड पे शायद तमिलनाडु है, तमिलनाडु या तेलंगाना सेकेंड पे है। अब यहाँ पे ये चीज़ें एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। देखिए यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसलिए जो भी योजनाएं और जो भी चीज़ें मतलब स्टार्ट की जाती हैं तो ज़्यादा लोगों तक पहुँच बनाने में वो टॉप पे रहती है। निःशुल्क राशन वितरण, जनधन योजना अकाउंट, निःशुल्क बिजली कनेक्शन, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ये कब स्टार्ट हुआ था? कमेंट करके डेट बताइए। उज्ज्वला योजना ये 2016 में स्टार्ट हुआ था। आयुष्मान भारत योजना, पीएम आवास, सीएम आवास, स्वच्छ भारत मिशन में सर्वाधिक शौचालय बनाने के मामले में टॉप पे है। एमएसएमई इकाइयां स्थापित करने के मामले में 6 मेट्रो संचालन के साथ ये टॉप पे है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो जो भी चीज़ें हो रही हैं तो वो लोग ज़्यादा लोगों तक वो ऐसे ही पहुँचेंगे, उसका रीच ज़्यादा लोगों तक रहेगा तो वो टॉप पे रहेगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी चीज़ें इसमें जो भी कमियाँ हों प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।